तो बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मीनिंग पढ़ चुके थे। क्यों ऐसी रैम्पेंट प्रैक्टिसेस की जाती है, क्यों कंज्यूमर्स की एजुकेशन की जरूरत है, क्या एडवांटेजेस हैं कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन को। वी डिड दिस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, हम ये भी पढ़ चुके थे शायद। yes. और आज हमको स्टार्ट करना था कि भाई एनजीओज का क्या रोल होता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीबडी शुड बी नोइंग कि ये एनजीओ होता क्या है बेसिकली। एज द वर्ड सजेस्ट चिल्ड्रन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास इसके ऊपर भी एक लाइव केस स्टडी है, एकदम आप बीती केस स्टडी। कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, तो लाइव चीजें बताने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सब लोग ये हेडिंग लिख दें, फिर मैं आपको बताता हूं कहानी पूरी। सुनिए बच्चों, केस स्टडी बहुत मजेदार केस स्टडी, आपको मजा आएगा। Many a times you must have observed companies like Thomas Cook Holidays, then we have Cox and Kings। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपके लिए हॉलीडे प्लान करती हैं, और इनके हॉलीडे पैकेजेस बड़े महंगे होते हैं क्योंकि ये 70 to 80% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती हैं। व्हाट इट क्लियर। लास्ट में जब ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक कहानी और बताऊंगा इन हॉलीडे एजेंसीज का, कैसे इन एजेंसीज से आपको बेनिफिट लेना है जीरो कॉस्ट पे। कितने कॉस्ट पे? जीरो कॉस्ट पे। तो ईयर्स अगो, बहुत पहले की बात है, शायद 2008 रहा होगा या 2009, एग्जैक्टली मेरे को ईयर नहीं याद है। सो एक कंपनी थी चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज बैगेट टुडे। इंडिया ग्रुप का आपने नाम सुना है? इंडिया टुडे ग्रुप का। इंडिया टुडे ग्रुप की एक कंपनी थी बैगेट टुडे। मेरे को वहां से कॉल आया कि सर हमारे यहाँ 7 सो कॉल्ड नाइट्स एंड 8 डेज का टूर पैकेज है। ऑल इंडिया, आप कहीं पे भी हमारा सो कॉल्ड रिजॉर्ट में, होटल में बुकिंग करा सकते हैं, और आपको हम सो कॉल्ड ये 2 साल के लिए प्लान देंगे। अप टू मैक्सिमम आप 2 रूम्स तक की बुकिंग करा सकते हैं, मतलब 4 रूम्स। तो आई एंड माई फादर कैलकुलेटेड कि भाई 3 स्टार 5 स्टार की भी लिविंग होगी तो 5-6 हज़ार रुपए मान लें अगर, तो उसमें पूरा पैसा अपना सेटल हो जाएगा। और उसके अंदर एयरपोर्ट ट्रांसफर, रेलवे स्टेशन ट्रांसफर, सो कॉल्ड 2 मील्स, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये भी इंक्लूडेड था। तो हमको लगा कि भाई नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है, तो वी एंटर्ड। बट कंपनी का नाम बैगेट टुडे था, ये तो बाद में पता लगा। पहले इस कंपनी का कुछ नाम XYZ हॉलीडेज करके था, और इन्होंने बोला कि जैसे ही आप हमारा पैकेज लेंगे, हम आपको एक वो रेबैन का सनग्लास डुप्लीकेट वाला जो होता है वही देंगे इतने पैसे में, और एक डफल बैग फ्री में देंगे। फैसिनेटेड विद द ऑफर, जैसे हिंदुस्तान के लालची कस्टमर का हाल होता है। तो हमने भाई 25,000 रुपए इनके बैंक में डलवा दिए, और उसके बाद अक्टूबर 2008-9 के महीने में सोचा कि चलें कहीं घूमने टहलने। तो इनको फोन किया गया। फोन किया तो दे सेड कि सर इस डेस्टिनेशन पे तो हमारा सो कॉल्ड सर्विस अवेलेबल नहीं है। देन वी चेंज द डेस्टिनेशन एंड दे चेंज देयर रिप्लाईज। फोन करते रहे 6 महीना, और वहां से रिप्लाई कभी आए ना, कभी फोन ना लगे एंड ऑल दैट। उसके बाद एक बार फिर से कॉल आया सेइंग सर हम बैगेट टुडे से बोल रहे हैं। कोइंसिडेंटली मोबाइल फोन में नंबर सेव था, और जब कॉल उधर से आया तो अब कंपनी का नाम बदल चुका था। अब कंपनी का नाम क्या हो गया था? बैगेट टुडे। 100% क्लियर हो गया कि फ्रॉड है। क्यों 100% क्लियर हो गया? भाई सेम फोन नंबर से पहले कोई और कॉल करता था, अब कोई और कॉल कर रहा था। बैगेट टुडे इंडिया टुडे वालों का ग्रुप है, बट एक्चुअली ये इंडिया टुडे का भी नहीं था, ये फर्जी कंपनी थी। व्हाट इट क्लियर। तो अब इनसे जब बोला गया कि भाई इस तरह से आपका ऑफर पहले भी हमें आ चुका है, हमने पेमेंट भी किया, बट आप तो झूठे निकल गए, वेरी इमीडिएटली फोन लाइन काट दी उन्होंने। और 6 महीना साल भर चलता रहा, पूरी बात को लगभग 2 साल कंप्लीट हो गए थे, और ईयर शायद 2010-11 आ चुका था। ऐसे ही इंटरनेट पे एक वेबसाइट मिली, akosha.com। अटॉर्नीज थे, लीगल एडवाइजर्स थे, और ये एकदम स्मॉल अमाउंट 500 रुपीज आपसे लेते थे, आपका पूरा केस समझते थे, और 90% प्लस प्रोबेबिलिटी थी कि आपका जो डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाएगा विद द ओल्ड क्रेडेंशियल्स एंड ऑल दैट। तो मैंने और पापा ने डिस्कस किया, जहां 25,000 गया, 500 रुपए का एक और जुआ खेल जाते हैं, गैम्बल कर देते हैं। 25,000 तो गया है, वो तो वापस नहीं मिलना, शायद ये 500 देने से वो मिल जाए। तो हमने इनको 500 रुपीज फीस दी। इन्होंने पूरा हमारा केस समझा, ईमेल किया गया इनको, फिर इन्होंने एक प्लेन पेपर पे वो पूरा टाइप करके वर्ड की फाइल में भेजा, एंड दे सेड कि अपने एंड पे इसका प्रिंट आउट निकलवा के साइन करके कोरियर से हमको भेज दीजिए, तो दिस विल एक्ट एज एन एविडेंस कि आपने हमको एडवोकेट चूज किया है, हम कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस लड़ेंगे आपके बिहाफ पे। द फी इज ओनली 500 रुपीज, नॉट मोर देन दैट।
व्हाट इट, तो इनको 500 दे दिया गया। यू वोंट इमेजिन चिल्ड्रन, 15 डेज के बाद उसी नंबर से फिर कॉल आया, अरे सर आपने हमारी कंप्लेन कर दी, हमारे पास लीगल नोटिस आ गया है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तो मैं फादर सेड कि भाई जो हमने पैसे दिए थे, तो कह रहा आप जहां कहेंगे वहां डेस्टिनेशन दे देंगे। हमने कहा नहीं, हमको सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए, और अगर ये आपने 20 दिन के अंदर नहीं दिया तो आपके ऊपर कम से कम लाखों करोड़ों का केस करेंगे। अब ये लोग डर गए, उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपको 24 से 72 आवर्स के अंदर रिप्लाई करता हूँ। 2 घंटे के बाद ही फोन आ गया, सर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स हमको ईमेल कर दीजिए विद पैन कार्ड एंड आधार, वील मेक श्योर कि आपका पैसा जल्दी वापस आ जाए। विद इन 15 डेज और 1 मंथ पूरा का पूरा 25,000 वापस आ गया। समझ में आ गया? तो एक एयरटेल वाली केस स्टडी सिखाई थी, एक ये सिखाई थी। तो ये वेबसाइट आप भी देखेंगे akosa.com, अब इसका डोमेन चेंज हो गया है, अब इस वेबसाइट का नाम बदल गया है। आप akosa.com करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे, बट काम उनका भी यही है। तो इस तरह की ढेर सारी एनजीओ इंडिया में है। और 500 जमाने का रेट था, 1,000-2,000 हो गया होगा मान लो। 500 हमारे केस का रेट था, कोई बड़ा केस होता तो उसकी फीस भी ज्यादा होती। लॉजिक समझ में आ गया? तो एनजीओज आर देयर जो वर्क करते हैं आपके बेनिफिट के लिए कि आपका कोई नुकसान ना हो। बट आजकल कंपनीज इतनी ज्यादा अवेयर हो गई हैं, तो सो कॉल्ड, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं भाई एकदम सर्टिफाइड वेबसाइट से आप सामान खरीदें, चेक कर लें। स्पेलिंग वगैरह भी गड़बड़ करते हैं, बैंक से आपको मैसेज आता है और पता लगा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो पता लग गया वो फर्जी मैसेज है, उसको क्लिक ना करें। आपको मैसेज आता होगा भाई इस पे क्लिक करें 500 का वाउचर मिलेगा, यूज कॉमन सेंस। क्या जहर भी फ्री में मिलता है बाजार में? नो। तो क्यों कोई आपको फ्री में 500 रुपए देगा? ड्रीम 11 डाउनलोड कर लीजिए, कैशबैक मिल जाएगा 2,000 का। सब चीट है, सब फ्रॉड है। आपको इन सब चीजों से, लालच से बच के रहना है। दे वोंट गिव यू एनी डिस्काउंट, या तो आपका पैसा लेके उड़ जाएंगे, और अगर उड़े नहीं तो एटलीस्ट आपकी इतनी अग्रेसिव बाइंग स्पेंडिंग करवा देंगे कि आपको खर्च करने की और आदत पड़ जाएगी, और आपको सस्ती चीजें भी महंगे प्राइस में मिल जाएंगी। तो आपको जरा इन चीजों से बच के रहना चाहिए। गॉट इट? चलिए, तो पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, लीगल रिपोर्टिंग एंड सारी रिलीफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखें एक बार, शायद akosa.com हमको नजर आ ही जाए। लेट्स सी गूगल पे क्या मिलता है। देखें शायद akosa.com मिल जाए। अकोशा कंप्लेंट, नाम इनका चेंज हो गया। अकोशा ऑनलाइन सेव मनी इंडिया, नेम दे हैव चेंज चिल्ड्रन। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन टू एवरीबडी? नॉट विजिबल। चलिए, देयर नेम हैव बीन चेंज चिल्ड्रन। akosa.com रिव्यूज फाइल, calamio.com, इन्होंने अपना लगता है डोमेन किसी को भेज दिया है। अब ये अकोशा के नाम से नहीं है यहाँ पे, अब ये अकोशा के नाम से नहीं है। खैर, ऐसे आपको बहुत पोर्टल मिल जाएंगे, कभी भी आपको चीटिंग लगे कि आपके साथ हुई है तो आप इस तरह के पोर्टल से अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। समझ गए? दे असिस्ट इन एजुकेटिंग, हाउ दे असिस्ट इन एजुकेटिंग, ये कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं। कंज्यूमर के बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार, वर्कशॉप चलते हैं, फ्री होते हैं सब बेसिकली, कि कैसे आप इस झंझट से ना फंसे और बच जाएं। तो प्लीज इस पॉइंट को लिख लीजिए चलन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है पब्लिशिंग, टाइम टू टाइम इनकी रिपोर्ट्स छपती हैं, आर्टिकल्स छपते रहते हैं, और आप बेवकूफ बनने से बच जाएंगे बच्चों। बी क्विक टू दिस। चलिए, असिस्ट इन एजुकेटिंग, सो ये 3 बातें कॉपी कर लेंगे लोग अपनी नोटबुक में। दे ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने एनजीओ होते हैं, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, और काफी बार तो बच्चों में नुक्कड़ नाटक टाइप भी चीजें चलती रहती हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सोसाइटी में चल रहा है, कैसे आपको फ्रॉड से बचना है। समझ में आ गई बात? कॉपी दिस ऑल्सो। Yes, sir. Yes, sir. Representing the consumer by filing complaints in appropriate consumer courts on their behalf, मैंने एग्जांपल दिया था ना akosa.com का, तो उन्होंने हमारे behalf पे कंज्यूमर फोरम में केस लड़ा। समझ में आ गया? और जो भी नुकसान हुआ उसकी तहकीकात की गई, छानबीन की गई, और हमें बचा लिया गया। समझ में आ गया? तो कंज्यूमर कोर्ट्स कहाँ मिलेंगे? अब अगला प्रश्न बच्चों का ये होगा, आपने हाई कोर्ट की बिल्डिंग देखी होगी। इफ समबडी लिव्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, गॉट इट क्लियर? यूपी के केस में ऐसा नहीं है। जनरली हाई कोर्ट माना जाता था कि भाई कैपिटल सिटी में ही बनाया जाएगा, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो आपको मिलेगा दिल्ली में। 30 हजारी कोर्ट का नाम आपने सुना होगा, ये दिल्ली स्टेट का लोअर कोर्ट है। इलाहाबाद
जो यूपी स्टेट का हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में लोकेटेड है, उसकी एक ब्रांच आप जिसको बेंच बोलते हैं, इट इज इन लखनऊ। अब बेंच का मतलब ये नहीं कि जो पान की दुकान के बाहर, चाय की दुकान के बाहर बेंच पड़ी होती है। तो बेंच इज अ लीगल वर्ड बेसिकली, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल हु कॉन्स्टिट्यूट द लीगल फ्रेमवर्क, द इंडिविजुअल्स। समझ में आ गया? जैसे बार काउंसिल का नाम आपने सुना होगा, तो बार काउंसिल में सिर्फ एडवोकेट्स आएंगे और कोई नहीं आएगा, बट बेंच में सारे के सारे, पूरा सिस्टम ही लीगल सिस्टम को ही आप बेंच बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही लोअर कोर्ट जो होता है वो उससे भी नीचे होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम भी आप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपकी कंप्लेन वहां जाती है। तो हमारा जो सो कॉल्ड जुडिशरी है वो कुछ ऐसा चलता है कि अगर दो लोगों के बीच का कोई डिस्प्यूट है तो इट विल बी फाइल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द लोअर कोर्ट, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, कचहरी हिंदी में। अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका कोई प्ली है तो वो जाएगा सीधे हाई कोर्ट में, और अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मान लीजिए किसी को कोई कंप्लेन फाइल करनी है कि एज ऑफ मेजोरिटी 18 से छोड़ के 17 की जाए या 15 की जाए, तो ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा। बट सास बहू का झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को अपने घर बुलाया बर्थडे पार्टी में, 5 पकवान बनाया था, और दूसरे वाले ने जब बुलाया 2 ही पकवान ने निपटा दिया। अब इसके ऊपर उसने केस कर दिया, तुमने 3 पकवान कम खिलाया हमको, हमारा शगुन का लिफाफा तुम वापस करो। तो ये सिविल केस होता है, ये जाता है कचहरी, दैट इज लोअर कोर्ट में। वैसे ही आपका जो कंज्यूमर का केस होगा वो भी कचहरी में ही जाएगा। बट जब बात कचहरी से फाइनल हो जाएगी, दैट इज लोअर कोर्ट से, एक पार्टी जीतेगी एक हारेगी, अब अगला चांस मिलेगा लूजिंग पार्टी को, क्या फिर से अगर अपील करना चाहे तो अपर कोर्ट में, दैट इज हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में भी एक पार्टी हारी दूसरी जीती, यही होगा ऑब्वियस सी बात है, देन दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? बट लोकल लेवल पे लोग खुद ही जूता चप्पल चला के बराबर कर लेते हैं, कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आती बट है। लेकिन एक कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो हाई कोर्ट भी तो उसकी बात को नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये किसने कहा कि लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया हाई कोर्ट उसको कंटिन्यू करेगा, या हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट भी? ऐसा कुछ नहीं है। आप राम जन्मभूमि का केस सुन लीजिए मेरे से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया 1/3 लैंड टू बी गिवन टू एक पार्टी, 1/3 टू सेकंड पार्टी एंड 1/3 टू थर्ड पार्टी। फिर ये लोग, जिस पार्टी को जमीन मिल गई, वो वाला हिस्सा जहां पे राम जी स्थापित थे, वो तो पार्टी बहुत खुश हो गई, बाकी 2 लोग दुखी थे। तो अब ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को ही इनवैलिडेट कर दिया, सेइंग कि किसी ने भी लैंड का डिवीजन इक्वली मांगा ही नहीं था, एक पर्टिकुलर जगह की लड़ाई थी कि ये हमें चाहिए, तीनों लोग वो बोल रहे थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? 1/3 तुम ले लो, 1/3 तुम ले लो, 1/3 तुम ले लो। उनका तो डिसीजन ही गलत था। तो ये गलत डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाई कोर्ट ने एक बात बोल दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, नो नो, वो फिर से उसको सुनते हैं। हाँ, चांसेस आर देयर कि अगर आप पिछले कोर्ट से केस जीत के आए हैं तो अगले कोर्ट में आपकी थोड़ी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रहती है फाउंडेशन, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट आई एग्री, बट ये कोई गारंटी नहीं है। गॉट इट क्लियर? प्लीज अपडेट द चिल्ड्रन। चलिए, बात सबको क्लियर हो गई कि अगर आप लोअर कोर्ट में केस जीत जाते हैं, देयर इज नो गारंटी कि हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो उसके अगेंस्ट जा सकता है। मेनी रूलिंग्स, मेनी केसेस आर देयर कि जिसको हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई एक्स पार्टी के फेवर में डिसाइड हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग एकदम बदल गई। गॉट इट क्लियर? समझ आया? अभी आपने सुना होगा एक सिविल कोर्ट का केस था, सीबीआई की इंक्वायरी में सब कुछ प्रूव हो गया, कोहली नाम का एक इंसान था और एक पंधेरी था, वो बच्चों को काट के खा जाता था, और उसके घर के पीछे नोएडा में कंकाल भी दबे हुए पाए गए थे। उसको सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई। बट अभी सुप्रीम कोर्ट से या किस कोर्ट से रूलिंग आई कि ये कहीं से साबित नहीं हो पा रहा दैट ही डिड दिस हॉरेंडस क्राइम, ये साबित नहीं हो पा रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके घर के पीछे किसी ने लाश दफना दी, अब ये साबित करना है कि वो आप ही थे, ये साबित नहीं कर पा रही सीबीआई। तो स्टोरी वॉज ट्रू, सब कुछ प्रूव हो चुका था, बट ओवर रूल हो गया। तो भाई वो एकदम सबूतों पे चलते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? लाइक दिस इज विच कलर चिल्ड्रन? मरून। साबित करिए ये मरून है, तभी मरून या रेड माना जाएगा, या पीच ऑरेंज माना जाएगा। अब साबित कैसे करें? तो नहीं माना जाएगा, बस खत्म कहानी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। दे कैरी आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मान लीजिए कि आपने होली के टाइम पे गुजिया बनाने के लिए किसी को खोया बेचा 50 किलो। समझ में आ गया? आपकी बहुत बड़ी सो कॉल्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट थी और किसी शॉपकीपर को 50 किलो खोया बेचा,
और वो शॉपकीपर कंप्लेन कर रहा है कि ये खोया मिलावटी है, तो कैसे टेस्ट होगा? लेबोरेटरी में लेके जाया जाएगा, उसमें पता लगेगा कि उसमें मिलावट थी या नहीं थी, लैब के सर्टिफिकेट से। समझ में आ गया? अब कुछ लोग सोचेंगे सर वो लैब के सर्टिफिकेट को चेंज करवा दें, हिंदी मूवीज में होता है, बॉलीवुड में, रियल लाइफ में टेक्निकली नहीं होता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए पुट इट फास्ट। अब बच्चे कहेंगे सर ये लैब्स होती कहाँ पे हैं? ये रिसर्च लेबोरेटरीज आपको यूनिवर्सिटीज में मिल जाती हैं। गॉट इट क्लियर? ये रिसर्च लेबोरेटरीज आपको आईआईटीज में मिल जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस में मिल जाती हैं, वहां पे इन चीज की टेस्टिंग होती है। बट टेस्टिंग वहीं पे कराएंगे जहां पे गवर्नमेंट इसकी अथॉरिटी देगी। ये नहीं कि अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ले जाकर टेस्ट कर लिए और पूरा खोया गर्म कर खा लिए और बाद में बोले टेस्ट तो ठीक था तो खोया ही माना जाएगा इसको, तो ऐसा नहीं होता। देर आर सो कॉल्ड सर्टिफाइड लेबोरेटरीज, वहीं की टेस्टिंग मानी जाती है। समझ में आ गया? एक इसमें नियरेस्ट हमारे प्रयागराज के CDRI लखनऊ में है, वॉट इट, तो वहां से भी टेस्टिंग कराते हैं। और बाकी आपने CID देखा होगा, ACP प्रद्युमन दया, उनके पास भी एक लैब है, उनके पास सारा डेटा है। इतना NSDL के पास भी आधार का डेटा नहीं है आदमी चेहरे सब पता लगा लेते हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ लाते हैं सब डेटा। स्कॉटलैंड यार्ड भी उनके पास ही जाता होगा। कॉपी चल रहा। एनकरेजिंग, कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द शॉपकीपर्स, अगेंस्ट द बिजनेसमैन, अगेंस्ट द फैक्ट्रीज, अगेंस्ट द सप्लायर्स जिन्होंने अनस्क्रूपलेस, एक्सप्लॉयटेटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैरी आउट किया। तो कभी कभी आप मिठाई खरीदते होंगे दुकान से, पता लगा मिठाई घर लाते में पापा ने या मम्मी ने या दादा दादी ने बोला मिठाई गड़बड़ है। अब आप कहेंगे अब कौन जाए, हम तो वापस नहीं जाएंगे। तो आप शॉपकीपर को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के स्ट्रिक्ट आपको अगेंस्ट रहना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? अभी मेरी वाइफ ने एक लोकल बुटीक शॉप से एक सूट खरीदा, अप्रोक्सीमेटली 4,500-5,000 रुपए का। जब पहना तो पता लगा कपड़ा हल्का सा कहीं से डैमेज था। उनको फोटो खींच के भेज दी गई। तो दे सेड कि हम इसको रफू करा के दे देंगे। हमने रफू करा के आप देंगे तो हम रफू चक्कर हो जाएंगे आपके यहाँ से, हम अगली बार से आपके यहाँ सामान, कह थोड़ा सा ही डिफेक्ट है। मैंने कहा वाई वी शुड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट, वाई वी शुड बाय वाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो आप इसको सही करके नहीं इसको रिप्लेस करके दीजिए। खोपड़े में बात गई। देन दे सेड अच्छा इसको छोड़ जाए, हम रिप्लेस कर देंगे। नहीं, इसको छोड़ जाएंगे तो आप इसी को रिपेयर करा देंगे और हम पहचान नहीं पाएंगे, हम चश्मा लगाते हैं। तो आप नया मंगवा लीजिए, देन वील कम रिप्लेस एंड टेक इट। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उनको बाद में पता लगा कि उनके हस्बैंड कॉमर्स के टीचर हैं, तो इसलिए बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता। तो शॉपकीपर्स आपको एक्सप्लॉइट करते हैं कभी कभी, कभी कभी कुछ झांसा भी देंगे, बट आपको फंसना नहीं है। आपको डट के मुकाबला करना है, हाथापाई नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ मुंह से बात करनी है। ओके? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब तो समझ गए, ऐसी प्रैक्टिस जो सही ना हो। MRP बढ़ा दी। कितनी बार आपने, ये स्टेशनरी में खूब चलता है और पब्लिशिंग में खूब चलता है। लास्ट ईयर की बुक थी, सेशन तो सेम चल रहा है, कवर पेज चेंज किया और MRP को नया लगा दिया। इन दैट केस आप बन गए बेवकूफ। Amazon वगैरह मेनी अ टाइम्स रिपोर्टेड है, वहां पे सेलर्स बड़े चीट टाइप के होते हैं, बुक्स की फोटोकॉपी भेज देते हैं। ओरिजिनल बुक आपको दिखाएंगे और बट ओरिजिनल बुक आपको आएगी नहीं, आपको जेरोक्स आएगा। अब 400 रुपए की बुक थी, आपने कहा क्या वापस करें, कंप्लेन करें, चलो काम चला ही लेते हैं, और पता लगा आपको उसका फोटोकॉपी मिल गया। ऐसा भी होता है। NCERT की मैंने खुद 1-2 बार बुक ऑर्डर की है और टॉन बुक आई है चिल्ड्रन। क्या टॉन बुक अब किसी इस्तेमाल की है, बट इंसान सोचता है क्या 80 रुपए की 90 रुपए किताब हम वापस करें। तो इसलिए आप एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको सही सेलर से खरीदना है, नॉट नेसेसरली कि अगर Amazon पे है तो एकदम सही होगा, वहां पे भी चोर उचक्के भरे हुए हैं। ओके, रिपीट दिस। लीगल असिस्टेंस, ये मैंने आपको अभी भी समझाया था कोशावली केस स्टडी में, कैसे लीगल असिस्टेंस होता है। अगर आप दूर भी बैठे हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यू जस्ट फाइल योर कंप्लेंट, दे विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप कहेंगे सर 500 रुपए में इन्होंने केस लड़ा। अरे तो उन्होंने किया क्या, इंटरनेट से ही तो सारा कम्युनिकेशन किया, विच इज प्रैक्टिकली फ्री। और उनका एक परमानेंट वकील है जिसको महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए तनख्वाह भी दे दी, दिन भर उसको कोर्ट में ही तो बैठना है, वो 1 लाख रुपए में 50 केस लगवा ले। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन चिल्ड्रन। CPA 1986 पुराना कानून है, नया आ चुका है। आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। 3 टियर जुडिशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, 6 कंज्यूमर राइट सेम है जो आपने पहले पढ़े थे, तो उसको रिपीट नहीं हम करेंगे। एंड देयर आफ्टर कितनी रिलीफ आपको मिल सकती है। तो अगर आपने थोड़ी सर्टिफाइड कंपनी से सर्विस या गुड्स खरीदे हैं, वो कंपनी खुद ही सॉरी एडमिट कर लेती है और आपको कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर
नहीं दौड़वाती, बिकॉज कंपनी को पता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हमने एक बार कस्टमर को परेशान किया, वो हमारे 10 कस्टमर्स ले जाएगा। रिलायंस ट्रेंड्स वाली भी मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी, एक एयरटेल वाली केस स्टडी बताई थी। हाँ बताई थी, जब 2 ट्राउजर आई बॉट, साइज गड़बड़ दे दिया था। देन दे सेड कि सर 1 वीक की हमारी रिटर्न पॉलिसी है। मैंने कहा रिटर्न पॉलिसी क्लोथ की नहीं तो आपने चीटिंग की है मेरे साथ, चीटिंग की क्या पॉलिसी आपकी ये बताइए। तो कहे सर ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने ट्विटर कर दिया, 3 घंटे में कॉल आ गया, सर आके रिप्लेस कर दीजिए। तो इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए क्या है। आपको कोई भी बढ़िया सेलर तो चीट कर ही नहीं पाएगा। ओके, Yes, sir. यस सो Yes, कंज्यूमर sir. प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था बच्चों 1986 में, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। अगर किसी कंज्यूमर को ये बोले कि 50 रुपए का तुमने सामान खरीदा है, इसका केस लड़ने के लिए, रिजोल्व करने के लिए तुमको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्या कोई कंज्यूमर ये काम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर कंज्यूमर को कोई भी नुकसान होता है तो एकदम चीपेस्ट कॉस्ट पे, यू कैन से जीरो पेमेंट पे, हम उसके नुकसान की भरपाई कर दे। आपने बच्चों लोक अदालत का नाम सुना है? लोक अदालत नहीं सुना? मेनी अ टाइम इट इज ऑब्जर्व कि जो लोग अपना ये इलेक्ट्रिक बिल वगैरह टाइम पे नहीं करते, गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज करती है। और जब गवर्नमेंट को 6 महीने, साल भर, 2 साल में पता लग जाता है दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू पे पेनल्टी, बिल तो छोड़ ही दीजिए, तो इनको ओटीएस सिस्टम बुलाया था, वन टाइम सेटलमेंट, कि आप ओटीएस स्कीम में आ जाइए, जितनी पेनल्टी है 100% वेवर दे देंगे, सिर्फ पुराना बिल ही पे कर दीजिए। तो कलाकार टाइप के लोग होते हैं, 2-3 साल तक बिल ही नहीं देते हैं, पेनल्टी लग भी लग रहे दो, जब ओटीएस स्कीम आएगी हम वहां जाएंगे। बट गवर्नमेंट भी कम चतुर नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल चेक करेंगे, आप प्रूव करिए कि आपके पास टाइम पे पेमेंट देने को बिल का नहीं था, देन ओनली दे विल एग्जेम्प्ट योर पेनल्टी, एल्स नहीं देंगे, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें लोक अदालत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। अब एक्चुअली ये कोई अदालत नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अपना लोक अदालत है, अपने ऑफिस के बाहर ही वो कैंप वगैरह लगा लेते हैं। टेलीफोन डिपार्टमेंट का अपना लोक अदालत होता है, सबका अपना अपना होता है। इज दैट क्लियर? वो भी एक तरह का कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल ही है। सो भाई कंज्यूमर कौन होता है? वन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? अ कंज्यूमर प्रोवाइडेड, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। अब सर कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी की भाषा में द वर्ड कंसिडरेशन मीन्स चिल्ड्रन anything in return. I repeat children, it means what? Anything in return. But in the language of law, it is known as something which has value. I repeat, something which has value in return. तो अगर आपने एक होंडा एक्टिवा गाड़ी खरीदी और आपने उसके लिए 2,000 रुपए शॉपकीपर को दिए एंड यू सेड कि बाकी पैसा हम ईएमआई में दे देंगे, दिस ईएमआई का प्रॉमिस इज अ गुड कंसिडरेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप किसी से सेकंड हैंड एक्टिवा बहला फुसला के, जो मार्केट में फेयर वैल्यू 50,000 होनी चाहिए, 5,000 में खरीद लेते हैं, तो इट इज सेड कि आपने उसको चीट किया है, आपने उसको चीट किया है। बाद में जब उस इंसान को होश आया, उसने आपके ऊपर चीटिंग का केस रजिस्टर कर दिया। सो कंसिडरेशन शब्द का मतलब हुआ एनीथिंग विच हैज सम वैल्यू। तो अंग्रेजी की भाषा में कंसिडरेशन मीन एनीथिंग इन रिटर्न, वैल्यूएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दिस इज अ डिजिटल पेन, ये काम आएगा मेरे टैबलेट के साथ, एल्स ये बेकार है। अब अगर मेरा टैबलेट 7,000 रुपए का था, मैंने उसको यूज किया, आज आप मेरे को 4,000 रुपीज दे रहे हैं, तो भाई इट इज गुड कंसिडरेशन। बट अगर आप मेरे को बहला फुसला के, अंडर सम इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, आपने मेरे को बेहोश करके उगलवा लिया और 500 रुपए में लेके चले गए, तो ये आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। समझ में आ गई बात? विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। अब मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर बॉल पॉइंट पेन लिया, स्कीम थी कंपनी की कि 5 पेन के साथ 1 बॉक्स पेंसिल का फ्री मिलेगा, और आपको फ्री मिल गया, और सो कॉल्ड वो पेंसिल डिफेक्टिव निकल गई। डिड यू पे फॉर द पेंसिल्स? नो। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप स्यू कर सकते हैं सेलर को, बट एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप स्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्यू कर सकते? बिकॉज यहां पे लिखा है विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब बाद में पैसा दे देंगे, टू डिफर मतलब टू डिले। तो अगर आप ईएमआई पे खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट में कोई चीजें खरीदते हो और आपके साथ चीटिंग हुई है,
अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यू आर अ कंज्यूमर। बट अगर फ्री में भंडारे में गुरुद्वारे में कुछ खा रहे थे और खाना खाते ही आपका पेट खराब हो गया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या आप गुरुद्वारे के ऊपर केस कर देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गया? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, 5 पराठा खा चुके, उसकी मम्मी कह रही बेटा बस करो। नहीं नहीं आंटी, गिफ्ट इतना महंगा था, 15 पराठे से कम में तो मैं रुकूंगा नहीं। आपने 12 पराठे खा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, क्या फ्रेंड को स्यू कर देंगे? बर्थडे पार्टी में जाना इज अ सोशल रिलेशन। व्हाट? सोशल रिलेशन। समझ में आ गई बात? गए थे बैंक्वेट में, किसी की शादी ब्याह के कार्यक्रम में, मनूस टाइप के तो थे ही। समझ में आई बात? ग्लास में पानी पी रहे थे, कांच का ग्लास था, इतना तेज पानी पिए कट से ग्लास कट गया और आपके मुंह से खून निकलने लग गया। ये एक्सीडेंट है। आप उस बैंक्वेट हॉल में एज अ गेस्ट गए थे, यू आर नॉट अ कंज्यूमर, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। क्या आप स्यू कर सकते हैं बैंक्वेट वाले को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई बात? आपने रेस्टोरेंट में सिजलर ऑर्डर किया, इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर प्लेट में धुआं निकल रहा है तो वो गर्म होगी, एक बार टच करके देखते हैं, और टच किया और उंगली जल गई। कंज्यूमर तो हैं आप, बट स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका पागलपन था। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? अंडरस्टूड? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज अ कंज्यूमर। बट इफ आई हैव बॉट समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूं, तब मैं होलसेलर या रिटेलर हूं। तब सर मान लीजिए आपको किसी ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, तो तब मेरे लिए जो कानून है, इट इज नॉट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई रिपीट, इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बात सबको समझ में आ गई? तो कंज्यूमर की झटपट ये डेफिनेशन कॉपी कर लें। कंसिडरेशन शब्द का मतलब समझ गए? जो बच्चे लीगल स्टडीज के स्टूडेंट होंगे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आता है। तो अंग्रेजी की भाषा में कंसिडरेशन का मतलब एनीथिंग इन रिटर्न, बट कानून की भाषा में समथिंग विच हैज अप्रोप्रिएट वैल्यू। सो भाई, हु कैन फाइल अ कंप्लेन? कोई कंज्यूमर, आप सताए हुए हैं, आप खुद कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपके बिहाफ पे कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अकोशा का एग्जांपल दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे स्यू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्यू कर सकती है, या ढेर सारे कंज्यूमर्स मिलके भी स्यू कर सकते हैं। एक या ढेर सारे कंज्यूमर्स किसी एडवोकेट को हायर कर लें, एडवोकेट भी आपके बिहाफ पे स्यू कर सकता है। इस केस में आपको उसको एक कागज के टुकड़े पे, स्टैम्प पेपर पे ये लिख के देना पड़ेगा दैट यू आर अलाइंग द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और उस कागज के टुकड़े को बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी द लीगल एडवाइजर, यू हैव गिवन योर पास टू हिम। अब वो बाजीगर मूवी मत देख लीजिएगा सर, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी शाहरुख खान के पिताजी ने एक चंडाल को, उसने सारी फैक्ट्री अपने नाम कर ली, फिर बाद में शाहरुख खान जब बड़ा उसने फैक्ट्री अपने नाम कर ली, चोपड़ा एजेंसीज करके। बकवास होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी की लिमिट होती है कि आप किस किस चीज के राइट्स दे रहे हैं। ऑल राइट्स दे देंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मैंने बैंक को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है कि कोई भी मेरे अकाउंट में पैसा दे, आप ले लीजिए, बट निकालने का राइट नहीं है आपके पास। समझ में आ गया? रिस्ट्रिक्शन है विड्रॉल पे जो मेरे साइन से ही होगा, बाकी एक्सेप्टेंस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया या नहीं? विद इन विच पीरियड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड? कुछ केसेस में 3 महीने के अंदर और कुछ केसेस में 5 महीने के अंदर। जहां पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग का जिक्र है, 5 महीने के अंदर अगर आप कंप्लेंट नहीं फाइल करते उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। और जहां टेस्टिंग नहीं है वहां पे 3 महीना। अब ध्यान से मेरी बात सुननी है सबको। ये 3 महीना 5 महीना बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ओरिजिनली नहीं लिखा गया, ये लिया गया एक दूसरे कानून से, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट। आई रिपीट, लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट। उसमें ये कानून है कि अगर किसी प्रोडक्ट में, गुड में प्रॉब्लम है, टेस्टिंग के केस में 5 महीने के अंदर कंप्लेन फाइल हो सकती है, नॉन टेस्टिंग में 3 महीने में। और वो कानून लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट पुराना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब बन रहा था, यहां पे इस चीज को इंपॉर्टेंट समझा गया, तो उस कानून से हमने यहां पे डाल दिया इसको। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को जरूर लिख दीजिए, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे वेरी क्विकली। चलो, फीचर्स ऑफ सीपीए। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे सड़क की चाट की दुकान हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, ऑल आर कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट सड़क की चाट की दुकान अगर आपको गलत टिक्की पापड़ी दे दे, हाउ यू कैन स्यू देम? एविडेंस होना चाहिए, इसीलिए बिल जरूरी है। और अगर बिल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपने यूपीआई पेमेंट उसको किया होगा, आपने यूपीआई पेमेंट। और सर अगर हमने कैश पे कर दिया तो वो भी ऐश करेगा, आप भी ऐश करिए। समझ में आ गया?
कॉम्पनसेटरी नेचर, अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी शॉपकीपर ने सामान गड़बड़ दे दिया तो आप उसे, नहीं जज साहब 14 साल की सजा सुनाइए, जज साहब सूली पे टांग दीजिए। अफगानिस्तान नहीं, इंडिया है, इंडिया है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जान पूछ के जहरीली प्रोडक्ट अगर आपको बेच दिया, जैसे कुछ लोग कंट्री मेड लिकर पी के मर जाते हैं गांव वगैरह में, तो वहां पे फिर प्रावधान है 14 साल की जेल का, बट सजाए मौत का प्रोविजन नहीं है। एंड मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आई रिपीट चिल्ड्रन, एप्लीकेबल टू एवरीबडी। समझ में आ गया? तो फीचर्स ऑफ ओपीए लिख लीजिए, सॉरी सीपीए लिख लीजिए। देन वील बी स्टडिंग कंज्यूमर राइट्स, ये सेम है इसलिए इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, डिटो सेम है जो आपने पहले पढ़े थे, बस ये लिख दीजिए एंड देन वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।